असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर। हमारे पिछले साल का सत्संग भी, पिछला सत्संग यही मोक्ष में, और उस सत्संग में सभी ने मोक्ष का आनंद भी लिया था। आप सबका मोक्ष हो गया था पिछले सत्संग में, तो आज एक नया जन्म, एक नए बालक के रूप में आप यहां उपस्थित हुए हो। एक बालक को हम ज्ञान नहीं देते हैं। एक नए बालक को ज्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान उसे नहीं दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। एक बालक को व्यवहार सिखाया जाता है कि व्यवहार कैसा हो, क्योंकि उसे दुनिया में अब आना है, कई लोगों से व्यवहार करना है, कई परिस्थितियों से उसे जूझना है, तो उसे एक व्यवहार सिखाया जाता है। और जीवन में सुख शांति अगर हमें चाहिए, इस संसार का आनंद लेना हो, जीवन का पूर्ण रूप से अगर आनंद लेना हो, तो हमें अच्छा व्यवहार आना चाहिए। क्योंकि हमारे जो दुख होते हैं जीवन के, वो बड़ी चीजों के, बड़ी बातों की नहीं होते हैं कभी भी। छोटी छोटी बातों के ही, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम दुखी होते हैं। दिन रात लोगों से व्यवहार करते हैं, परिवार के लोगों से व्यवहार करते हैं, समाज के लोगों से व्यवहार करते हैं, व्यापार में कस्टमर्स आदि से व्यवहार करते हैं, एम्प्लॉय से व्यवहार करते हैं। हमारा काम ही है दिन रात व्यवहारिक दुनिया में व्यवहार करना। जो व्यक्ति व्यवहार में निपुण हो जाता है, वो वैसे ही आध्यात्मिक हो जाता है वो। और जिसका व्यवहार अच्छा हो जाता है, जो व्यवहार में निपुणता प्राप्त कर लेता है, उसके लिए तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आसान है। उसके चित्त में आध्यात्मिक ज्ञान का टिकना बहुत आसान है। और अगर व्यवहार अच्छा नहीं है, हम कितने भी शास्त्र पढ़ लें, हम कितना भी सत्संग में चले जाएं, कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, निधि ध्यासन कर लें, अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा। जैसे दही जमाया जाता है घर में, तो दूध में थोड़ा सा दही का जावन दिया जाता है। उसको अगर आप स्थिर नहीं रहने दो, उसको हिलाते रहो, उस दूध को हिलाते रहो, तो उसका दही जमेगा ही नहीं। दही जमेगा नहीं तो उसमें से मक्खन बाहर निकलेगा नहीं। मक्खन को निकालने के लिए दही को जमाना आवश्यक है।
इसी प्रकार हमारे भीतर से हमारी आत्मा के प्रकाश को अगर बाहर निकालना हो तो इसे दही के जैसे जमाना पड़ेगा। और दही के जैसे जमाने के लिए हर समय मन, चित्त, बुद्धि शांत रहे, ये बहुत आवश्यक है। मन, बुद्धि, चित्त शांत रहे, उसके लिए व्यवहार आवश्यक है। उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे हमारी मन, बुद्धि, चित्त आदि डिस्टर्ब होते हैं। उनको अगर सीखा जाए, उनकी अगर फाउंडेशन बन जाए अच्छी से, बचपन से ही अच्छा व्यवहार सीखने को मिल जाए, तो आगे का रास्ता, आगे का जीवन, आगे का मार्ग, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, हमारे गोल्स, बिजनेस हो या लौकिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सफलताएं हमारे कदम चूमेगी। इसलिए आज का सब्जेक्ट हमने ऐसा ही कुछ रखा है कि हम कुछ व्यवहारिक बातें सीखें। लास्ट सत्संग में बहुत हाईएस्ट लेवल की बातें हो गई थी, मोक्ष मिल गया, आप सब परमात्मा में लीन हो गए। अब लेकिन शरीर तो है और शरीर को तो अभी जिंदा रहना है। इसलिए मैंने पिछले बार भी कहा था, मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई का अर्थ नहीं है कि ये शरीर अगले दिन मर जाएगा। अब ये जिंदा है और इसको तो व्यवहार में जब तक ये शमशान घाट तक नहीं चला जाए तब तक तो व्यवहारिक दुनिया में रहना पड़ेगा। एक बार शमशान घाट चला जाए तो फिर शमशानिक दुनिया में रहेगा वो, वहां पर व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। वहां आप अकेले ही जाओगे और अकेले ही रहोगे स्पेस में। आपका कोई साथ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई खिटपिट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, परंतु शरीर है तब तक तो है। तो इस शरीर धर्म को संसार में जब तक रहना है, उस शरीर धर्म को आगे फॉलो करना है, अप्लाई करना है। उसके लिए कुछ बातें हैं। पुराना साल चला गया, नया साल का आगमन हुआ है। जिस प्रकार घर से कैलेंडर को निकाल करके फेंक देते हैं, पुराने कैलेंडर को, और नए कैलेंडर को टांगते हैं हम, उसी प्रकार मन से, बुद्धि से पुरानी बातों को निकाल करके फेंकना चाहिए। तब तो आप नए वर्ष की शुभकामनाएं लेने के अधिकारी भी होंगे और नए वर्ष का जश्न भी मनाने के अधिकारी होंगे। अगर वो पुराना कैलेंडर, पुरानी यादें, पुराने इंप्रेशंस, पुरानी घटनाएं अगर आप उसी प्रकार अपने मन में लेकर के आगे बढ़ोगे तो ये 2015, 2016, 2017, 2014 का कोई अर्थ नहीं है। फिर रोज वही बातें हैं, रोज वही चीजें हैं। नए साल का अगर हमें एक मौका नहीं छोड़ना है, एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे तो कुछ फर्क कुछ नहीं पड़ता है जीवन में, लोग वही, ट्रैफिक वही, गवर्नमेंट वही, पति वही, पत्नी वही, माँ बाप वही, सास ससुर बहुएं वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि नए साल में जैसे ही एक नया साल आया सडनली सब बदल गया। आपके माँ बाप चले गए, दूसरे माँ बाप आ गए, अच्छे अच्छे माँ बाप आ गए, पत्नी चली गई, अच्छी पत्नी आ गई, पति चला गया, अच्छा पति आ गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वही रहने वाले हैं लोग। संसार में कुछ नहीं बदलने वाला है। हमें बदलने का एक मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार के नए वर्ष को, त्योहार को हमें एक मौका मिलता है कि हम एक नया व्यक्तित्व अपने भीतर जागृत करें, एक नई पर्सनालिटी को हम इम्बाइब करें। ये मौके हैं और कुछ नहीं है। तो इन मौकों का अगर हम उपयोग करें, जीवन सुख शांति से बीत सकता है, जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को या संसार को जो भोगा नहीं है उसे अच्छी तरह से भोगा जा सकता है, बीमारियां दूर की जा सकती है, सद्भावना बढ़ाई जा सकती है, हार्मनी बढ़ाई जा सकती है। तो पहले तो एक राशि जी से एक गीत सुन ले। नए साल में हमें किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए, फिर आगे की बात करते हैं।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। आओ सत्संग में अपना ध्यान लगाएं, अपनी आत्मा को अपना भगवान बनाएं। आओ सत्संग में अपना ध्यान लगाएं, अपनी आत्मा को अपना भगवान बनाएं। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा जीवन स्वर्ग बनाएं। ब्रह्म ज्ञान है, गुरु ध्यान है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। आओ सत्संग में अपना ध्यान लगाएं, अपनी आत्मा को अपना भगवान बनाएं। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा जीवन स्वर्ग बनाएं। ब्रह्म ज्ञान है, गुरु ध्यान है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया ध्यान है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। ब्रह्म ज्ञान है, गुरु ध्यान है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, 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 हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी हो गई पुरानी, भूल जाओ उसे। अपने तौर तरीके बदल दीजिए, अपने व्यवहार में बदलाव ले आइए। किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना न रहे, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, दुश्मनी की भावना, हेट्रेड न रहे।
पुरानी दुखदाई घटनाएं हैं उनको भूल जाइए, आगे आगे की ओर देखिए। आगे बढ़ना है, आगे हमको आगे चलना है, बहुत आगे चलना है। आज एक पैम्फलेट आपको सबको शायद दिया गया होगा, इसमें 10 सीक्रेट्स हैं। हम इसी पर आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट पर, पॉइंट पर अगर किसी को कोई डिस्कशन करना हो तो उसी समय उस सब्जेक्ट पर बात किया जा सकता है। एक रिजोल्यूशन पास कीजिए अपने भीतर, एक नए साल का रिजोल्यूशन की हमें अपने आप को इतना बदलना है कि लोग कहे, हम लोगों के नोटिस में आए कि आप में इतना बदलाव कैसे आया। थोड़ा छोटा मोटा बदलाव किसी के नोटिस में नहीं आता है, नजर में नहीं आता है, और वो बदलाव नहीं माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, बदलूंगा, बदलाव लाएंगे, मैंने थोड़ा गुस्सा कम किया है, मैंने थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम की है, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा नोटिस में नहीं आता। जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो घर वालों को तो पता ही नहीं चलता कि कब बड़ा हो गया। बदलाव हो तो सडन होना चाहिए, इतना ड्रामेटिक होना चाहिए कि आपको भी पता चले कि आपके अंदर बदलाव आया है, और सारी दुनिया को पता चले कि इनके अंदर बदलाव आया है। बदलाव उसे कहा जाता है। ऐसा बदलाव लाइए कि लोग अचंभे में आ जाएंगे, क्या हो गया इनको। और ऐसा बदलाव हमारे कई प्रोग्राम्स में कई लोगों के लाइफ में आया है, और उन्होंने नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स ने हमें कहा है कि आपके प्रोग्राम में ऐसा क्या होता है कि गर्म लोहे के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। ऐसा हुआ है। लोगों की वाइफ्स आकर के कही है हमको कि मेरे हस्बैंड इतने गुस्सेल, हर छोटी छोटी बात पर इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना है, और जब ऑफिस से वो घर आते हैं तो सारे घर वाले तीतर बीतर हो जाते हैं। कोई अपने बेडरूम में, कोई बाथरूम में, किचन वाला किचन में, सब तीतर बीतर हो जाते हैं। वो अकेला आकर के बैठा रहता है सोफा पर, टीवी देखेगा या फोन पर बात करेगा। वो बाथरूम जाएगा तो सब ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। फिर वो ड्राइंग रूम में आता है तो सब बेडरूम्स में, या कोई लॉन में, या कोई कहीं कोई फोन पर बात कर रहा है, सब बिजी। ऐसे बहुत से घरों में होता है, अभी भी होता है। होना ऐसा चाहिए कि आप बाथरूम में जाओ तो पूरा परिवार बाथरूम में आ जाए, छोड़े नहीं आपको। इतना प्यार, इतनी हार्मनी होनी चाहिए कि 2 मिनट का एब्सेंस भी फैमिली मेंबर का पता चलना चाहिए कि कहां है, कहां गए। जब हमारे प्रोग्राम में ऐसे कई लोगों में बदलाव आया, तो जब वो प्रोग्राम के बाद में जब घर गए, ऐसे लोग जो मैं जिनके बारे में बता रहा हूं कि जिनको हर छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आता था, हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेट होते थे, तो जब वो घर गए तो शांत स्माइल चेहरा लेकर के लोगों ने सोचा अभी सत्संग में जाके आए, थोड़ा नया नया असर है। लोगों को बिलीव नहीं होता ना कि कुछ बदलाव आया होगा। देखते हैं, 1-2 घंटा देखते हैं, ठीक हो जाएंगे। उनके लिए ठीक हो जाएंगे मतलब वापस गुस्सा करने लग जाएंगे। वो ठीक होकर के आए बेचारे, उनको लग रहा है कि तबीयत खराब हो गई, वो ठीक हो जाएंगे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 1 दिन बीत गया, अगले दिन वेट कर रहे हैं, अगले दिन भी शांत, सबसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल, किसी बात पर इरिटेट नहीं हो रहे हैं। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, उसके बाद में किसी से रहा नहीं किया। तब उन्होंने जाकर के सब उनसे गले मिले, उनके पांव पड़े, परिवार के लोग रोए धोए, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। उन्होंने क्या पता नहीं, मैं वो रमेश जी के सत्संग में गया था, वहां कुछ बातें उन्होंने कही, मेरे स्ट्राइक कर गई और बदलाव आ गया। उन फैमिली मेंबर्स ने फोन करके मुझे थैंक किया कि इनमें इतना बदलाव कैसे आ गया। और उसी प्रोग्राम में कई लोग ऐसा कह रहे थे कि आपने बातें तो अच्छी बताई है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। एक ही प्रोग्राम में एक ही बात बताई गई है, जहां 100, 200, 300 लोग होंगे। कुछ लोगों ने उन बातों को अपने भीतर उतार लिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया।
उसी प्रोग्राम में कुछ लोग कहते हैं कि बातें अच्छी है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कहा आप मानते हो प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं भी मानता हूं कि आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। आपने अगर कंडीशन कर ली है माइंड की कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो नहीं है आपके लिए। और किसी ने अगर कंडीशन ब्रेक कर दी और कहा कि ये प्रैक्टिकल है, मैं इन बातों को अपना करके दिखाऊंगा, मैं इन बातों को अमल करके दिखाऊंगा, व्यवहार में ला करके दिखाऊंगा, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, उनके लिए प्रैक्टिकल हुई है बातें। बातें कभी भी, ज्ञान कभी भी प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये तो रिसीव करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रैक्टिकल करना चाहता है। हम कहते हैं कि हम आपको आपका ब्रह्म स्वरूप, आपका आत्म स्वरूप, आपका चेतना स्वरूप, मुक्ति, मोक्ष, हम इसी पल यहां बैठे बैठे हम देने को तैयार है आपको मिल भी सकता है। प्रॉब्लम है लेने वाले की, वो सोचता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है। अभी इस पल मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कैसे करा सकते हो? मुझसे कहते हैं कैसे करा सकते हो? तो वो ऋषि मुनियों का क्या हुआ, वो योगियों का क्या हुआ जो घर छोड़ करके चले गए जंगलों में? उन्होंने इतनी साधनाएं क्यों की? भगवान बुद्ध क्या बेवकूफ थे क्या? उनको उस समय क्यों नहीं मिला, एक पल में क्यों नहीं मिला? आप हमको दे सकते हो तो उनको क्यों नहीं मिला? अब शास्त्र का ज्ञान भी बहुत से लोगों को है, कहानियां पढ़े हुए हैं, किसने कितनी साधनाएं की, तो माइंड कंडीशन हो गया कि उस बुद्धत्व को पाना, बुद्ध के जैसे बनना, महावीर के जैसे बनना, रामकृष्ण जैसे बनना, या किसी योगी के जैसे बनना बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत साधना चाहिए, हमारी कंडीशन है। उन्हें ये पता नहीं है कि उनको जो इतना टाइम लगा, भगवान बुद्ध को भी अगर 6 साल लगा, किसी योगी को 50 साल लगा उस एनलाइटनमेंट के लिए, वो उनकी कंडीशन की प्रॉब्लम थी, वो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, मुक्ति और मोक्ष पाने की प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी कंडीशन थी। इसलिए उनको 6 साल लगा, किसी को 12 साल लगा, किसी को 50 साल लगा, और राजा जनक को चुटकी में मिल गया। एक ही स्टेट, एक को चुटकी बजाने के समय में मिल सकता है, एक को 100 जन्मों के पश्चात मिल सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही है, हमारी मेंटल कंडीशन। तो हमको जो करना है वो मेंटल कंडीशंस को ब्रेक करना है, और कुछ नहीं करना है। अपने मेंटल कंडीशंस को ब्रेक कर दीजिए, अपने इंप्रेशंस को ब्रेक कर दीजिए, अपने तौर तरीकों को ब्रेक कर दीजिए। आप किसी भी मैटर में, सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, या किसी इंसान के साथ में किसी भी प्रकार से कोई ना कोई दुख का कारण बन रहा है, कोई फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, वो पल भर में दूर हो सकता है अगर आप अपने व्यवहार के तौर तरीके बदल लें। फ्रिक्शन जो हो रहा है वो किसी इंसान के साथ फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट किसी इंसान के साथ नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन सारा का सारा आपके भीतर होता है। वो जो भीतर होता है वो बाहर प्रोजेक्ट होता है। वो तो कोई ना कोई माध्यम बनता है, कभी कोई आदमी माध्यम बनता है, कोई औरत माध्यम बनती है, कोई एक परिस्थिति माध्यम बनता है उसमें फ्रिक्शन करने के लिए। फ्रिक्शन भीतर है, हमारे ईगो का फ्रिक्शन, हमारे इंप्रेशंस का फ्रिक्शन। ऐसा ही होना चाहिए, इस परिस्थिति में ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इस प्रकार हमारे इंप्रेशंस हैं, उनके साथ में हमारा ही फ्रिक्शन है, वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। तब हम इरिटेट होते हैं, तब हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अगर आप क्रोधित न होना चाहे, इरिटेट न होना चाहे, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो आपको गुस्सा दिला सके। भगवान तक में शक्ति नहीं है कि आपको इरिटेट कर सके। ये तो हमारी इरिटेट होने की शक्ति भरपूर अंदर है, इसलिए इरिटेट हो रहे हैं। उस भरपूर शक्ति को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, इरिटेट होने वाली, और उस भरपूर शक्ति को किसी और अच्छे विषय में, पेशेंस में लगाइए, टॉलरेंस में लगाइए, मन को शांत रखने में लगाइए, एक्सेप्टेंस में लगाइए,
आपकी लाइफ बदल जाएगी। शक्ति वही है, पोटेंशियल वही है, उनके विषय को बदलना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये 10 रूल्स फॉर ए हैप्पियर लाइफ। फर्स्ट इज ड्रॉप द माइटी ईगो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं। घर में बड़ा आदमी है, वो सोचता है कि मैं हूं करता धरता, घर का मालिक, चलाने वाला। और उतना ही मैं एक औरत में भी होगा। मैं नहीं तो ये परिवार ही नहीं। मैं खाना न बनाऊं, आधा घंटा लेट कर दूं, सबकी मैं निकल जाएगी। अभी एक दिन सब्जी में नमक डबल डाल दिया, मिर्ची डबल डाल दी, गया मैं, सबका गया मैं। वो हजारों करोड़ कमाता होगा, लेकिन यहां मैं करने लग जाएगा। फिर वो औरत सोचती है मैं, आदमी सोचता है मैं, बच्चे सोचते हैं मैं, माँ बाप सोचते हैं मैं, ससुर, सास, बहू, हर किसी में ये मैं आई, ईगो। ये एक बहुत बड़ा व्यवहार में, समाज में। फिर हम कोई बड़े बिजनेसमैन है तो मैं, बड़ा बिजनेसमैन नहीं भी है तो उसका एम्प्लॉय में मैं हूं तो सेठ का काम चल रहा है। आपकी गाड़ी मर्सिडीज होगी और आप मैं सोच करके मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे होंगे। ड्राइवर में आपसे बड़ा मैं, ये गाड़ी मैं ठीक ठाक चला रहा हूं, स्क्रैच नहीं पड़ा, इसलिए सेठ खुश है, चेहरे पे स्माइल है। अभी एक स्क्रैच लगा दूं ना, गया सेठ की स्माइल तो गई। वो आपके मैं से बड़ा मैं उसके पास में, कहां नहीं है मैं। हम सोचते हैं खाली मैं ही मैं हूं, हमसे बहुत छोटे लोगों में और बड़ा मैं। घर का कुक, नौकर, चाकर, ट्रैफिक, पुलिसमैन, सब में ये मैं। और हमारा जो टकराव है, इस मैं के कारण ही टकराव है। कोई ठोस चीज होती है तो टकराव होता है उसके साथ में। आप पानी के साथ में टकराव करके दिखाइए, पानी को मार के दिखाइए, आवाज ही नहीं आएगी। हवा को मार के दिखाइए, ठोस चीज नहीं है, वो रेसिस्ट नहीं कर रहा है कुछ भी। न पानी रेसिस्ट कर रहा है, न हवा रेसिस्ट कर रही है, तो वो टकराव से मुक्त है। जो रेसिस्ट करता है वो टक्कर खाता है। हमारे स्वामी जी कहते थे कि जब आंधी तूफान आता है, बहुत तेज हवाएं चलती है, तो बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं। छोटा पौधा, छोटा सा घास का पौधा, उसको कुछ नहीं होता है, वो गिरता नहीं है। हवा चलती है तेज, वो उधर झुक जाता है। हवा रुक गई, वो खड़ा हो जाता है। उल्टी दिशा से हवा चलती है, इधर झुक जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए वो जड़ से उखड़ के गिरता नहीं है। जड़ से उखड़ के कौन गिरता है? बड़ा पेड़। और वो इसलिए नहीं गिरता कि आंधी तूफान की शक्ति है। अगर आंधी तूफान की शक्ति होती तो पौधे को भी गिरा के दिखाती। ये तो उसके अपने अहंकार की शक्ति, वो उस आंधी तूफान से पेड़ जूझ रहा था, रेसिस्ट कर रहा था उसको, इसलिए गिरा, वो इसलिए गिरा। ध्यान दीजिए, व्यवहार की बात है। अब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि पेड़ तो ऐसा ही होगा, वो पौधा ऐसा ही होगा। ये हम इन चीजों को व्यवहार में अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम पेड़ के जैसे होंगे, ठूंठ के जैसे होंगे, अंदर गहरी जड़ें होगी, हमारे व्यवहार की, सही गलत अच्छे बुरे की जड़ें अगर बहुत होगी। हम लोग व्यवहार में क्या है, हम सही गलत अच्छा बुरा ये लेकर के चलते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हर कोई अपने इंप्रेशंस को लेकर के चलता है, वो जल्दी गिरता है। और वो इंसान जो इंप्रेशंस की जड़ों को छोड़ देता है, एक पौधे के जैसे बन जाता है जिसमें डीप रूटेड इंप्रेशंस है ही नहीं, वो हर परिस्थिति में परिस्थिति के अनुकूल झूलता है। वो कभी इधर मुड़ता है तो कभी उधर मुड़ता है। कभी कई लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे हो जाएंगे तो फिर लोग हंसेंगे हम पर। अरे इसमें तो अक्ल ही नहीं है, बेवकूफ है ये, हर चीज के लिए हाँ करता है, हर चीज के लिए झुक जाता है, हमारा अस्तित्व क्या है फिर? ऐसे लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, फिर हमारा अस्तित्व रहा ही नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है? सेल्फ एस्टीम क्या है?
मैंने कहा अगर ये सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम आपको दुख देती है तो उखाड़ के फेंक दीजिए उसे, उसका कोई मतलब नहीं है। और अस्तित्व नहीं है आपका और आप सुखी हो, तो अस्तित्व रख करके दुखी होने में क्या फायदा? इसे तो अस्तित्व नहीं होना अच्छा है अपना। बिना अस्तित्व के जीवन जिए, और अगर सुख शांति से जी रहे हो तो बहुत अच्छा है, और लोग अगर बेवकूफ मानते हैं तो और ही अच्छा है। भगवान बुद्धिमान का साथ नहीं देता है, बेवकूफों का साथ देता है। माँ बाप छोटे बच्चे का साथ देते हैं, छोटे बच्चे को गोदी में उठाते हैं, या जिस बच्चे की बुद्धि थोड़ी कम विकसित हुई है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। जो बहुत इंटेलिजेंट है, तेज है, सब कुछ कर सकता है, माँ बाप उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कर लेगा अपने आप, ये नहीं कर पाएगा, ये मुझ पर निर्भर है, तो माँ बाप कभी भी उसकी तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। वैसे ही इस संसार में सुख शांति से जीना हो, बुद्धिमान नहीं, बुद्धू बन के रहो, बुद्धूमान बन के रहो। न ईगो, न अपना अस्तित्व, न कोई फ्रिक्शन, न कोई इंप्रेशंस, कुछ नहीं, सही गलत कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर लेकर के चलोगे, उसमें फिर आपका आई इतना नहीं रहेगा। जैसे दूसरे कहेंगे, जैसे परिस्थिति कहेगी, वैसे ही हाँ में हाँ भरते जाओगे, बहुत सुख शांति से जियोगे। फ्रिक्शन का कम होना ही सुख का अनुभव करना है। हम नॉर्मली इंसान अंदर से सुखी होते हैं, जीवात्मा सुखी है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसकी नेचर सुख को एंजॉय करने के अनुसार ही बनी है, परंतु हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शंस के कारण उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपना अस्तित्व, अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना मैं सबसे पहले छोड़िए, और जिस पल छोड़ोगे उसी पल आप एक नए सुख का अनुभव करने लग जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लाइफ के लिए। दूसरा सीक्रेट है अवॉइड टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये भी एक हमारी आदत बनी हुई थी, और ये भी उस ईगो का ही एक ब्रांच है, ये अहंकार का ही ब्रांच है। मेरे साथ में उसने ऐसा किया, ठीक है मैं देख लूंगा। अच्छा उसने ऐसा बोला मेरे लिए, ठीक है अगला मौका आने दो, मैं भी देख लूंगा। किसी ने धोखा दिया, उसको धोखा देना है। किसी ने गुस्सा किया, उसको गुस्सा करना है। किसी ने थप्पड़ मारी, उसको थप्पड़ मारना है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ये एक हमारी नेचर बनी हुई होती है। इसको भी छोड़ देना चाहिए। जैसे को तैसा नहीं, आपके साथ में अगर कुछ बुरा होता है, कोई बुरा करता है, ये मान के चलिए, और सत्य भी यही है कि आपके ही कर्मों का फल किसी न किसी के द्वारा आपके सामने आ रहे हैं। जब आपके कर्मों का फल आपके सामने आ रहे हैं तो फिर टिट फॉर टैट क्यों? और जो सामने आ रहा है वो आपके जीवन से बाहर निकलने के लिए आ रहा है, क्योंकि जब तक कर्मों का परिणाम आपके जीवन में नहीं आएगा वो कर्म खत्म नहीं होंगे। और कर्मों को खत्म होने के लिए किसी न किसी परिस्थिति रूप से आना पड़ेगा, किसी व्यक्ति के रूप में आना पड़ेगा। अगर हम टिट फॉर टैट अपनाएंगे जीवन में, तो कर्म खत्म होने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। किसी ने धोखा दिया, हमारा नुकसान किया, हमको गाली दी, हमको नीचा दिखाया, हमारी इंसल्ट की, ये सारा का सारा आपके ही कर्मों का खेल है। वो कर्म अपना फल दे करके आपके जीवन से बाहर जाना चाह रहे हैं। उन्होंने फल दे दिया, परिणाम दे दिया, इंसल्ट करा करके, नुकसान करा करके। अब हमारी आदत है, जैसे अच्छा इसने मेरी इंसल्ट की, देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको। इसने मेरा नुकसान किया, छोड़ूंगा नहीं। अरे वो छूटने के लिए आया था, आपके कर्म आपसे छूटने के लिए इस रूप में आए थे कि इस रूप में आकर के छूट जाऊं। अब आप पकड़ लेते हो, नहीं भाई साहब मैं जाने नहीं दूंगा आपको। फिर हम उसी टिट फॉर टैट के चक्कर में एक नया कर्म क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा इसने धोखा दिया ना, देख लूंगा इसको। इसने मेरी इंसल्ट की ना, देख लूंगा, मौका आने दो। एक नहीं 4 इंसल्ट करते हैं। फिर
अक्सर ये हम गलती करते हैं कि हमारे जीवन में हमारे ही कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में आकर के वो हमारे जीवन से जीवन भर के लिए दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम जाने नहीं देते हैं। वो जैसे मैं कहता हूं ना, कोई गेस्ट आता है घर में, गेस्ट आता है, आप जितना ध्यान रखिए गेस्ट का, आते ही पानी पिलाइए, जूस पिलाइए, चाय कॉफी पिलाइए, 10 मिनट के बाद में कुछ नाश्ता कराइए। वो आता है 1 दिन 2 दिन आपके साथ में बिताने के लिए, अगले दिन सुबह सुबह बेड टी देंगे उसको, फिर चटनीज में इडली खिला ले जाओगे, दोपहर में मॉल ले जाओगे, शाम को पिक्चर ले जाओगे। वो भी सोचेगा यहाँ सब आराम है, ख्याल रख रहे हैं, थोड़े दिन पड़े रहो, 2 4 5 दिन वहीं रहेगा। आप उतना ही ध्यान रखते रहिए, क्या उसकी कभी आपके घर से जाने की इच्छा होगी? नहीं होगी, क्योंकि इतना ध्यान तो उसके घर में उसके परिवार वाले भी नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ मस्त है, तो आपके घर में पड़ा रहेगा वो। जिस दिन आपने उसे पूछना बंद कर दिया, बेड टी देना बंद कर दिया, खाने के टाइम में खाना देना बंद कर दिया, आप उसको घर में छोड़ करके आप बाहर चले गए, 1-2 दिन में उसको लगेगा कि अब मेरी यहाँ नीड नहीं है, तब बोलेगा भाई साहब मैं जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए। हमारे जीवन में दुख रूपी परिस्थितियां इस प्रकार से गेस्ट बन करके आती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए आती है, लेकिन हम उसकी इतनी खातिरदारी करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं उसका, उस दुख भरी परिस्थितियों का। उनका ध्यान रखने का मतलब है बार बार उसके बारे में सोचना, मन में कटुता लाना, किसी न किसी को ब्लेम करना। तो हम उस गेस्ट का ध्यान रख रहे हैं, इतना उसको दिन रात खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको क्या जल्दी है जाने की, पड़ा है। इसीलिए वो 2-4 दिन के लिए आता है वो परिस्थिति, लेकिन आप उसको रोक करके 2-4 साल तक रोक लेते हो। ऐसे होता है। ये है बहुत बड़ा एक रहस्य हमारे जीवन का। इस दुख रूपी परिस्थितियों को अगर भगाना हो, इस गेस्ट को अगर जल्दी से जल्दी भगाना हो, चलिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, आप स्माइल ही मत दो उसको, देखो ही मत, आया बैठ गया, भाई साहब कैसे हो, ठीक है बैठे रहो। आप टीवी ऑन करके टीवी देखने लग जाओ, और भाई साहब कैसे चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। आप कोई गाना लगा करके गाना सुनते रहो, वो 2-4 मिनट तो आपको कुछ न कुछ बोलेगा, कोशिश करेगा, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बिजनेस हाँ सब ठीक चल रहा है, आपकी वाइफ वो भी बहुत अच्छी है, बोलेगा भाई साहब मैं जा रहा हूं, जाओ। ऐसा ही बर्ताव उन दुख रूपी परिस्थितियों के गेस्ट के साथ में नहीं कह रहा हूं मैं। ये लोग बोलेंगे सत्संग में अच्छी बातें बता दी है। गेस्ट को जल्दी भगाना तो ये अच्छे, मैं गेस्ट को तो पूछा कीजिए। दुख रूपी परिस्थितियों को जो गेस्ट रूप से आती है उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। मैं सही कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, वो बहुत कम समय के लिए भी आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी। टिकी तो वैसे भी नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो आए या नहीं आए उसके बराबर ही नहीं है, वो तो आने के बराबर ही नहीं है ना, तो टिकी कहां, आई कहां, ये बताइए मुझे। कोई भी दुख रूपी परिस्थिति आ गई, कोई इंसल्ट रूपी परिस्थिति आ गई, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और अगर आप उधर ध्यान ही नहीं दो तो वो हुआ ही नहीं लाइफ में, वो बीता ही नहीं लाइफ में। कहां हुआ? आपका ध्यान नहीं गया तो वो हुआ ही नहीं। आपके पीछे 2 लोग आपके बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता है, जिंदगी भर नहीं पता चलता है। आप उनके सामने जाते हो, वो आपसे हंसते हैं, फिर आप चले जाते हो, पीछे से बातें करते हैं, और सपोज आपको उनकी बातों का कभी पता ही नहीं चलता है। तो आपके लिए तो वो बातें होना या नहीं होना बराबर ही है ना। उसका अर्थ है कि हमारा ध्यान अगर इन चीजों पर जाए नहीं तो उनका जीवन में उत्पन्न होना या नहीं होना बराबर की बात है। तो इस प्रकार कभी भी कोई परेशान करने वाली, दुख देने वाली घटना घट जाए, अपना ध्यान उनसे हटा करके और किसी चीज में लगा दीजिए, वो बहुत जल्दी
वो गेस्ट आपके जीवन से चला जाएगा। रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस, थर्ड सीक्रेट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्टेशंस। आशाएं ही निराशा को जन्म देती है। निराशा क्रोध को जन्म देती है। क्रोध रिश्तों में दरार पैदा करता है। रिश्तों में दरार आपकी नींद उड़ाता है, बीपी लाता है, शुगर लाता है। धीरे 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 आप उसके चक्रव्यूह में पड़ जाते हो, फंस जाते हो। और बीज उसका है एक्सपेक्टेशंस। डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, इरिटेशन, एंगर, ये सारा का सारा कारण इनका आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं हर किसी से, हस्बैंड वाइफ, परिवार में माँ बाप, सास ससुर, नौकरों से, ट्रैफिक से, गवर्नमेंट से, हर जगह एक्सपेक्टेशंस है। और लोगों को टाइम भी बहुत है। क्या करता है मोदी ने? क्या किया? 1.5 साल हो गए। रोज मोदी की बात करेंगे। रोज मोदी के आने के पहले मोदी ऐसा करने वाला है, मोदी वैसा करने वाला है, मोदी ऐसे करेगा, मोदी ऐसे करेगा। अरे देखना, अब देखना। जैसे वो ही मोदी के ट्रेनर रहे हुए हैं। वो उन्होंने ही मोदी को पॉलिटिक्स सिखाया, उन्होंने ही मोदी को इकोनॉमिक्स सिखाया, उन्होंने ही मोदी को फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सिखाई है। देखना अब क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब कुछ नहीं हो रहा तो क्या कर रहा है मोदी? कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है। कुछ क्या हुआ? इतना 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं किया। एक पॉलिसी अच्छी नहीं आई, पार्लियामेंट मैनेज नहीं कर पा रहा है, खाली फॉरेन में घूमता रहता है। अब वो डिसअपॉइंट हो नहीं हो, डिप्रेशन में हो नहीं हो, ये भाई साहब डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका कोई संबंध ही नहीं है, मोदी जानता भी नहीं है उनको। ये जानते हैं उसे। ये जान करके इन्होंने एक्सपेक्टेशन बांध ली उसे। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कहां तक है। जिनसे कोई संबंध नहीं, उनसे भी हम एक्सपेक्टेशन जोड़ के रखते हैं। हम तो कहते हैं जिनसे क्लोज संबंध है उनसे भी मत रखो। अपने परिवार में, ऑफिस से घर आते हो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वाइफ आएगी पूछेगी कैसे हो, क्या हो, चाय पियोगे क्या, नाश्ता करोगे, वो एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। घर में गेस्ट आ रहे हैं तो टेबल बहुत अच्छी सेट होगी, 10 आइटम बनेंगे, वो भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। घर में नई बहू आएगी, बच्चे की शादी हो रही है तो वो बहू ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी, मम्मी 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 करेगी, वो कुछ नहीं करने वाली ऐसे। वो हब्बी 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 करेगी वो 24 घंटे। वो क्योंकि जिसके पीछे आ रही है उसका ही नाम लेगी ना, वो आपके पीछे थोड़ी आ रही है। वो सास की सूरत देकर के कोई बहू आती है क्या? ये सास भूल जाती है, ससुर भूल जाता है, घर वाले सब भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि अरे वो आ रही है ना, अब मस्ती रहेगी, दिन रात मेरे साथ खेलेगी, हंसेगी। अरे उसने जिसके लिए हाँ कही है शादी करने के लिए, वो उसके पीछे आ रही है, उसके पीछे रहेगी, वो तुम्हारे पीछे नहीं है। वो ये एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं हम, फिर दुखी होते हैं। ये तो देखो, ये बहू तो बहू है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है, और बेटे को भी मेरे से दूर कर रही है। ये फिर एक प्रॉब्लम। ऐसे हम छोटी छोटी बातों को एक्सपेक्टेशंस के द्वारा इरिटेशन, एंगर, डिप्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस, आपकी सारी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, गुस्सा खत्म हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं गुरुजी गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? मैंने पूछा आपने कोई टेक्निक्स? हाँ, मैंने टेक्निक फॉलो की। किसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि गुस्सा आता है तो 10 तक गिनती करो। मैंने कहा की? बोला नहीं, वो याद ही नहीं आता है। किसी ने कहा कि गुस्सा आता है ठंडा पानी पिया करो। मैंने पिया, बोला ठंडा पानी हाथ में किसी ने दिया, मैं तो उसको भी उठा करके फेंका उसको। गुस्से में ठंडा पानी किसको याद आता है? तो ये सब टेक्निक्स काम नहीं करती है, काम करेगी भी नहीं। जब तक उसके कारण तक नहीं जाएंगे वो जड़ से खत्म होगा नहीं। और गुस्से का कारण परिस्थिति नहीं है, आदमी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, सास नहीं है, बाप नहीं है, बेटा नहीं है। वो कारण है ही नहीं आपके गुस्से का। आपके गुस्से का कारण है आपके भीतर की एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, अपेक्षाएं, वो कारण है। उसको हटा दो, गुस्सा खत्म। क्यों आएगा गुस्सा?
अभी आज ही रचिता बोले थे, हम लोग आश्रम में बैठे थे, पेड़ के नीचे 50-100 लोग बैठे थे, सत्संग कर रहे थे सुबह। मैं कोई सब्जेक्ट पे बात कर रहा था, बीच में किसी ने कोई एकदम डिफरेंट इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया। वो वॉच कर रही थी, बोली गुरुजी मैं बहुत देर से देख रही थी, बहुत डीप सब्जेक्ट की बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा बीच में, अब सांस लेने के लिए तो रुकना ही पड़ता है, मैं थोड़ा रुका, उसने प्रश्न फेंक दिया, वो एकदम आउट ऑफ सब्जेक्ट। तो बोल रही मैं देखिए आपको थोड़ा तो इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन आप भी स्माइल करते हुए उसको देखते रहे, फिर धीरे से डाइवर्ट होकर के वापस अपने सब्जेक्ट पे आ गए, उसको वहीं रोक दिया आपने। फिर किसी ने और कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर और किसी ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप डाइवर्ट नहीं हुए, आप फोकस रहे, अपने सब्जेक्ट पर बात करते रहे, इरिटेट नहीं हुए। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा लेसन है, हम बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। ऐसे आप किसी से बात कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, बीच में बच्चा आकर के कुछ बोलेगा तो आदमी को गुस्सा जाता है, अक्ल नहीं है, देख नहीं रहा, बड़े बात कर रहे हैं, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, 5 मिनट रुक जा। अरे प्रॉब्लम आपकी है, उसकी नहीं है। मैंने उससे कहा भी, उसने कहा कि लोगों को पता नहीं चलता है कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं, तो दूसरा विषय का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मैंने कहा 100 लोग बैठे हैं, मैं कुछ बात कर रहा हूं तो उसमें 10 लोग उस सब्जेक्ट में एंग्रॉस हो रहे हैं, 10, 20, 25 लोग थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा और कुछ सोच रहे हैं, 10 लोग वो सुन भी नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, और 2-4 लोगों को तो मन में कुछ प्रश्न लेकर के ही आए थे वो, और उनको पूछना ही पूछना था कि कब ये चुप रहे, कब पूछूं मैं। अब मैं उनके लिए चुप रहा, या पानी पीने के लिए चुप रहा, या सांस लेने के लिए चुप रहा, वो तो देखते ही नहीं है। वो तीर लेके खड़े थे वो, बस अब कब चुप हो जाए, कब छोड़ दूं। हमारी स्टेबिलिटी ये हम पर निर्भर करती है। अगर मैं फोकस नहीं हूं, मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं पेशेंट नहीं हूं, तो मैं भी लूज कर जाऊंगा, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि सब मेरी बात सुनेंगे। मुझे कई बार गुरु माँ भी कहते हैं, आज तो आधे लोग सो रहे थे सत्संग में। मैंने कहा मैंने भी देखा, लेकिन मैं जो सो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे करके उनकी तरफ ध्यान देता हूं जो सुन रहे हैं, जो स्माइल रखे हुए हैं, जो एकदम अटेंटिव है, उनकी तरफ देख करके क्यों दुखी हो जाऊं। फिर मैं सोचने लगूं कि अरे सो रहे हैं मतलब मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूं क्या, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं क्या, या मेरे बात करने का तरीका अच्छा नहीं है क्या, मैं कपिल शर्मा के जैसे जोक्स क्यों नहीं मार सकता, बीच बीच में मारना चाहिए मुझे। अब वो सब मंथन मेरे दिमाग में चलेगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। मैंने कहा वो थका हुआ आएगा, सो गया, घर में पत्नी सोने नहीं देते, यहां आकर सो गया। कई बार मैं तो बड़ा खुश होता हूं, मैं तो लोगों को कहता हूं आप सत्संग में आ जाओ, अपने शरीर को यहां कैसे भी लाके पटक दो, और यहां आकर के सोना तो सो जाओ। मेरे लिए बहुत एडवांटेज है, जो सोता है उसके दिमाग में घुसना मेरे लिए बहुत आसान है, जो सोया हुआ नहीं है उसके साथ में बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। और कई लोगों को तो सोने सोने नींद में ही एनलाइटनमेंट हो गया, उनमें बहुत बदलाव भी आया है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी किससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं। सत्संग में कितने लोग आएंगे, अब जब हम आ गए तो 10 लोग भी नहीं थे यहां पर। अब मैं दुखी हो सकता था, मैं सत्संग में आ गया, मैं हॉल में आ गया, 10 लोग भी नहीं है, दुखी हो सकता था। वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं एक्सपेक्टेशन करता कि मैं जब एंट्री लूं हॉल में, हॉल फुल होना चाहिए, दुखी हो सकता था। और कोई गुरु, कोई साधु दुखी हो जाएगा, इसमें भी दुखी होते हैं। मैंने देखा है ऑर्गेनाइजर्स पर इतना चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तुमको अक्ल नहीं है, पता नहीं है, लोगों को टाइम ऐसा देना चाहिए, लोगों को तैयार रखना चाहिए बिठा करके, और कोई नहीं तो किराए के लोगों को लाके बिठाया करो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने तो नहीं कहा सर, एक्सपेक्टेशन ही नहीं की लोग होंगे या नहीं होंगे। अरे आज 1 जनवरी है, कौन आएगा, शायद सब। मैंने तो एक्सपेक्टेशन ये की कि आज बहुत कम लोग आएंगे। अब हॉल फुल हो गया तो अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशन नहीं करो तो आपको हर चीज में ही अच्छा लगेगा। एक्सपेक्टेशन करोगे तो हर चीज में दुखी होंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो आपको वही चीजें सुख देने लग जाएगी। देखो कितना अंतर हो गया, लोग वही, परिस्थितियां वही, हर चीज वही। छोटी सी एक्सपेक्टेशन छोड़ते ही वही चीजें आपको सुख देने लग जाती है।
हम घर से यहाँ आए, जुबली से यहाँ आए, ट्रैफिक जाम हो सकता था, ट्रैफिक जाम मिला ही नहीं। हम तो सोच के आए थे और निकले भी जल्दी कि चलो बेगमपेट में ट्रैफिक जाम मिलेगा, पंजागुट्टा में मिलेगा, ट्रैफिक जाम रहेगा, पूरा रास्ता खला ही खाली। तो खुशी हुई आज ट्रैफिक जाम नहीं मिला, और ट्रैफिक जाम मिलता तो भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो तो मान के ही चले थे कि वो तो रहेगा। एक्सपेक्टेशन की नहीं कि रास्ता खाली रहेगा, की नहीं एक्सपेक्टेशन। इस प्रकार से अगर एक्सपेक्टेशन करनी है तो रिवर्स कीजिए। मैं कहीं जाऊंगा क्राउड में, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं, मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। किसी ने एक ने भी अरे साहब क्या साहब कैसे हो, अच्छा लगेगा आपको। और एक्सपेक्टेशन करके जाओगे कि जैसे अंदर जाऊं 10 लोग मेरी तरफ आएंगे, और 6 ही लोग अगर आपकी तरफ आए, आप 4 लोग वो दुख देंगे आपको। आप गिनोगे कितने लोग आए, अरे 6 ही आए। आपने एक्सपेक्टेशन की 10 लोग मेरी तरफ आएंगे, गए काम से। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे, लोग थोड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, एयरपोर्ट गए, वापस आए, दुखी थे। क्या हुआ, से दुखी लग रहे हो, कुछ काम नहीं हुआ क्या? नहीं, काम तो जो हो था हो गया। आज एयरपोर्ट पर एक भी आदमी जान पहचान का नहीं मिला मुझे। अब उससे वो काट रहा है, वो सता रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी और एक भी आदमी मिला नहीं, जान पहचान का नहीं मिला, आकर के हैंडशेक नहीं किया, सर कैसे हो, सर आप कैसे हो, कोई मिला नहीं, इसलिए दुखी हो रहा है। जिस काम के लिए गया वो काम तो हो गया। एयरपोर्ट पर एक भी इंसान ने आकर के उसको पूछा नहीं, बात नहीं की, दुखी हो रहा है। ऐसे कितने कारण हमने अपने दुख के बना लिए। आप इमेजिन कीजिए, अपनी अपनी लाइफ की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दीजिए आप। चलिए, जब भी मौका मिले आंख बंद करके आप अपने ही जीवन के डायरी के पन्ने पलटिए पुराने। आपको ऐसे हजारों इंस्टेंसेस याद आएंगे जिस समय आप एक्सपेक्टेशन से कारण दुखी थे, और वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो उस समय आप दुखी नहीं होते। तो ये भी अपने जीवन से निकाल के फेंकिए। इसके बाद में होता है इंक्रीज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करना और इंक्रीज एक्सेप्टेंस। ये 2 चीजें साथ में चलने वाली है। एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करना और एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करना। जैसे हो रहा है एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है एक्सेप्ट कर लो। परिवार के सदस्य अलग अलग तरह के लोग, उनका अलग अलग व्यवहार, समाज के अलग अलग तरह के लोग। मुझे खुद को कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपके पास में सब ऐसे ऐसे लोग हैं, आप कैसे संभालते हो उन लोगों को? एक से एक वो हैदराबादी लैंग्वेज में बोलता है, तुरुम खान। मुझे कहते हैं आपके पास में जो आते हैं सब, अगर आप हट जाओ वहां से तो सब तलवारें निकल जाएगी। हम तो सबके सामने ही कहते हैं, ये हमारी पूर्णानंदा सर्कस कंपनी है। अरे सर्कस में देखते हैं ना, बड़े बड़े शेर को भी रिंग मास्टर कैसे उठ बैठ, नीचे उतर, इसके ऊपर चढ़, उसके ऊपर चढ़, उसके ऊपर चढ़, 3-3 4-4 शेर को एक के ऊपर चढ़ाता है। जंगल में चढ़ा के दिखाओ, नहीं चढ़ेगा। रिंग मास्टर ने किया। अब रिंग मास्टर ने कैसे किया, उसका भी तरीका होता है, खाली डरा के नहीं है। शेर को डरा के देखो, खा जाएगा पकड़ करके। उसको बहुत प्यार किया, उसको जितना खाना चाहिए उससे डबल दिया, बहुत उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा, उसको उसके साथ सोया, उठा, खेला, मस्ती की, उसकी जो जो इच्छाएं थी पूर्ति की। तब जाके वो शेर एक चूहे के जैसे बना हुआ। तो लेडीज भी अपने हस्बैंड्स को बना सकती है ऐसे। थोड़ा सा तरीका, थोड़े उसके नखरे सहने की बात है, थोड़ा प्यार करने की बात है। गुस्सा है तो भी थोड़ा हाथ फेर करके, नहीं है सॉरी गलती मेरी थी, बात को खत्म करने की बात। एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। बच्चों में भी एक्सेप्टेंस नहीं आता है। हम हमारे बच्चों के साथ में दूसरे बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं। हर बच्चे की एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा बच्चों को ज्ञान दीजिए।
खैर हमारा तो एक फेवरेट डायलॉग होता है कि बच्चों को छोड़िए घर पर, आप आइए, ज्ञान आपको चाहिए। क्योंकि बच्चों को पालना आपको नहीं आता है। बच्चे नॉर्मल है, माँ बाप अब नॉर्मल है। माँ बाप अब नॉर्मल है तो अब नॉर्मलिटी बच्चे में जाती है। इनको लगता है कि वो अब नॉर्मल है। और कई बार जब बच्चों के साथ में माँ बाप को बुलाया गया और मैंने माँ बाप को कहा आप चुप रहिएगा, बात मत कीजिए, बच्चे को बात करने दीजिए, उसने जो कंप्लेंट की लिस्ट निकाली, माँ बाप सरप्राइज हो गए कि बच्चे के मन में हमारे प्रति इतनी कंप्लेंट्स, हमको तो पता ही नहीं था कि इसके मन में इतना कुछ चल रहा है हमारे अगेंस्ट में। मैंने कहा कभी आपने मौका ही नहीं दिया बेचारे को, कभी फियरलेस होकर के बच्चे से कहा कि तुम बताओ हमारे अगेंस्ट क्या कंप्लेंट्स है, बताओ। माँ बाप तो रोज बच्चों के प्रति कंप्लेंट करते रहते हैं, होमवर्क नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, टीवी देखता है, बाहर घूमता रहता है, हमारे साथ पिक्चर जाने का कहो तो फ्रेंड्स के साथ जाएगा, आदि आदि। क्या कभी आपने बच्चे से कहा है कि भाई हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स है, बताओ तुम, और हम बुरा नहीं मानेंगे, कितनी भी बड़े कंप्लेंट हो, हमारी हिम्मत ही नहीं होती है। और सबसे बड़ी कंप्लेंट और सबसे पहली कंप्लेंट बच्चे की, ये खाली स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की नहीं है, बड़े बच्चों की भी है। सबसे पहली कंप्लेंट यही रही है कि ये हमको दूसरों से कंपेयर करते हैं। उनके बच्चों को देखो कैसे रहते हैं, उसकी बहू को देखो कैसे रहती है, कभी भी हंसती रहती है। सास अपनी बहू को दूसरे बहू से कंपेयर करती है, उसकी बहू को देख चूड़ू कभी भी जाते हैं हंसती रहती है, कभी भी जाते हैं खाना खिलाती है। अरे वो 24 घंटे उसके साथ में रहोगे तो आपको पता चलेगा वो कि 24 घंटे हंसती है या खाली कभी कभी कोई गेस्ट आता है तो हंसती है। सबको दूसरे बच्चे अच्छे लगते हैं, सबको दूसरे बच्चे ही नहीं है, हर चीज दूसरों की अच्छी लगती है। एवरीबडी लाइक्स हिज नेबर्स वाइफ। सबको, आदमियों को नेबर की वाइफ अच्छी लगती है, कितनी सज धज के रहती है, कभी भी कैसे हो भाई साहब, हेलो सर कैसे हो, है तो ऐसे ही बोलेगी, हस्बैंड को थोड़ी बोलेगी वो। उसके हस्बैंड को पूछो तो बोलेगा आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। जो इंसान अपनी वाइफ से थका हुआ है और पड़ोसी की वाइफ को पसंद करता है, उस पड़ोसी वाइफ के हस्बैंड को पूछो तो कहेगा आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, कभी भी हंसती है, ग्रीट करती है मुझे। क्यों नहीं करेगी? हस्बैंड को छोड़ के सबको ग्रीट करती है, हस्बैंड को छोड़ के सबके साथ में स्माइल रखती है। और हम अज्ञानता में सोच लेते हैं कि दूसरी अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है। नॉन एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस की है। दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, दूसरों की बीवियां, दूसरों के हस्बैंड्स, दूसरों के सास ससुर, दूसरों के माँ बाप, हर चीज दूसरों की, दूसरों के ड्रेस, दूसरों की ज्वेलरी, हर चीज दूसरों की अच्छी लगती है, सबसे खराब मेरी। नॉन एक्सेप्टेंस। जीवन में एक्सेप्टेंस बढ़ा लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी ये टीवी कोई इंटरनेट पे छोटा सा क्लिपिंग था हस्बैंड वाइफ के बीच में। कई बार औरतें भी उकसाती है आदमियों को, ये भी मैंने देखा है, प्रोवोक करती है। एक छोटा सा क्लिपिंग था हस्बैंड वाइफ का, दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे, एकदम फिट दुबली पतली वाइफ टीवी में किसी को देख करके, ये देखो थोड़ी मोटी लग रही है ना, पहले थोड़ी और दुबली थी ये हीरोइन जो टीवी में दिखा रहे। वो खुद को देखती हो, शाम मैं भी मोटी हो गई, आप यही बोलना चाह रहे हो क्या? बोला नहीं, तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे हो, ठीक हो, मैं उसके बारे में। शाम तुम मेरे ही तरफ इंडिकेट कर रहे हो, मुझे पता है, बोल दो, बोलना हो तो मैं मोटी हो गई। नहीं भाग्यवान, मैं तुमको नहीं कह रहा हूं, तुम फिट हो एकदम। शाम झूठ मत बोलो, बोल दो बोलना हो तो मैं मोटी हो गई। बोला नहीं, रियलिटी में तुम मोटी नहीं हो, तुम जैसी हो, दुबली हो, फिट हो, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। शाम बोलो एक बार मोटी हो गई, तुम बोल दो एक बार मोटी हो गई। अब बेचारा देख करके अब छोड़ नहीं रही है, क्या करेगा? लगा मोटी नहीं, थोड़ा सा शायद वजन बढ़ गया होगा, चलो। अब वो क्या, मैं मोटी हो गई?
मैं मोटी हो गई, सब तुम्हारे कारण है। रोज होटल ले जाते हो, रोज पिज्जा मंगवाते हो, रोज महाराजा पानी पूरी खिलाते हो, कभी गोविंद डोसा खिलाओगे, उसमें डबल डबल बटर होगा, फिर मोटी नहीं होंगे तो क्या होंगी? सब तुम्हारे कारण। मतलब भाग्यवान हो तो तुम बोलती हो तो मैं मंगाता हूं, तुम बोलती हो तो मैं खिलाता हूं गोविंद के पास ले जाकर के। तो मैं जहर मांग लूंगी तो जहर दे दोगे, पहले खिलाओगे फिर मोटी बोलोगे। अब वो उसी के ऊपर डबल फोर्स से पड़ा हो। ऐसे भी कई बार लेडीज थोड़ी चालाक होती है। नेक्स्ट सीक्रेट है फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस। आपको कहीं बीच में डिस्कस करना हो तो कर सकते हो कोई। फॉरगिव और फॉरगिवनेस मांगना चाहिए, क्षमा याचना। ये एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास में, बहुत बड़ा एक रहस्य है, एक सीक्रेट है दिल से बातों को निकालने का, दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशंस को न्यूट्रलाइज करने का, दुश्मनियों को, झगड़ों को समाप्त करने का, ब्लड प्रेशर को कम करने का। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है क्षमा याचना। हमारे लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स, लाइफ की डिफिकल्टीज, कठिनाइयां, सक्सेस में ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट्स, अनहोनी घटनाएं घटना, कोई धोखा देना, नुकसान करना, एक्सीडेंट, इनके पीछे कई लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस काम करती है। हम जब व्यवहार में निपुण नहीं होते हैं, हम व्यवहार में हम अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं, दिल को दुखाने वाली बात करते हैं, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं हमारे ओर। कभी हम पैसों के अहंकार में, कभी पद के अहंकार में, कभी और किसी नॉलेज के अहंकार में, कभी और किसी बात में हम लोगों से जब अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करती है। उनसे बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है क्षमा याचना, क्षमा करना और क्षमा मांगना। ये दोनों करने से हमको एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिलता है, एक सुरक्षा कवच हमारे तरफ, हमारे चारों ओर बन जाता है। तो क्षमा करना बहुत आसान आपके लिए होना चाहिए और क्षमा याचना मांगना भी आपके लिए आसान होना चाहिए। कभी भी गलती हो या नहीं हो, जैसे ही लगे कि सिचुएशन ठीक नहीं है या कोई नाराज है, झुक करके क्षमा मांग लीजिए, झुक करके क्षमा मांग लीजिए। ये मत देखिए कि गलती मेरी है या दूसरे की गलती है। सिचुएशन को कंट्रोल कर लीजिए, इंसानों को कंट्रोल कर लीजिए क्षमा मांग करके। तो इस क्षमा याचना से हमने तो कई लोगों के जीवन में बहुत बदलाव देखा है। कई लोगों की दुश्मनियां खत्म हो गई, जीवन में जो डिफिकल्टीज आ रही थी, क्षमा याचना करने से वो दूर हो गई। कईयों के काम रुके हुए थे, क्षमा याचना मांगने से काम ठीक हो गए। मुझे तो यहां तक पता है, ये हमारे गोविंद जी के जैसे मद्रास में हमारी जान पहचान की एक लेडी है, वो तबला सीख रही थी और वो कई दिनों से सीख रही, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है तबला। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए, थोड़ा बजा रहे हैं लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है। वो जो एक तबले के साथ में एक तालमेल, आपका तालमेल बनता है तो आपको तो आनंद आता है, तबले को भी आता है, तबले को बहुत आनंद आता है। आप तबले के सुर में देखते होंगे कि तालमेल बनता है तो तबला भी, आपका हाथ निकाल के और कोई हाथ लगाएगा तो तबला भी उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा। तो मेरे किसी प्रोग्राम में उसने एक क्षमा याचना के बारे में सुना था, ये मुझे भी पता नहीं था। उन्होंने बाद में शेयर किया कि गुरुजी वो आपने क्षमा याचना की बात की थी। मैंने कहा हाँ, किसी से झगड़ा हो गया क्या? बोले नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, मैं ऐसे तबले से क्षमा याचना मांगी। बोले तबले से? ये तो मुझे भी पता नहीं था कि तबले से भी काम करता है ये क्षमा याचना। उसने कहा 6 महीने से मैं तबला सीख रही थी, तालमेल नहीं बन रहा था, सीख रही थी, ठीक चल रहा था, लेकिन तालमेल नहीं बन रहा था, मुझे भी आनंद नहीं आ रहा था। फिर आपकी बात मुझे स्ट्राइक करी, मैं बैठ करके उस तबले से मैंने क्षमा याचना की और उस दिन जो उसका तबला बजा, जो तालमेल बैठा, उनके तबलिस्ट जो मास्टर थे उनसे भी बात करवाई। उन्होंने कहा कि कमाल हो गया, आज इन्होंने इतना अच्छा बजाया। तो मुझे भी एक नई चीज सीखने को मिली कि मैटर से भी क्षमा याचना की जा सकती है और ये साइंटिफिक है। ये
किसी वस्तु से क्षमा याचना की जा सकती है। आप जैसे कोई वास्तु के अगेंस्ट मकान है, उससे भी आप क्षमा याचना कर सकते हो। कहीं ना कहीं हमारी किसी भी चीज से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, वो चाहे इंसान हो या तबला हो या घर हो या और कोई चीज हो, वो चाहे मैटर हो या वस्तु हो, हमारे साथ में तालमेल कब नहीं बनता है? जब हमारी उसके साथ में फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती है। क्षमा याचना से फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। उसने फ्रीक्वेंसी बदली या हमारी फ्रीक्वेंसी बदली, ये हमें पता नहीं, लेकिन तालमेल बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इसलिए क्षमा याचना बहुत एक बड़ा रहस्य है। एक इंसान के साथ में मुझे उसने एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके कमर में दर्द था जो 3 महीने से ठीक नहीं हो रहा था, सब ट्रीटमेंट लिया, और उसने मुझसे कहा कि मैं 4 दिन से अपने कमर के दर्द से क्षमा याचना मांग रहा था, और चौथे दिन बिना ट्रीटमेंट के मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। सही पूछो, ये 2 इंस्टेंसेस मेरे लिए भी एक आई ओपनर थे कि क्षमा याचना इस हद तक काम कर सकता है। तो बाद में साइंटिफिक रीजन रिवील तो हुआ कि जो पेन है, जो बीमारी है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं किसी की नेगेटिव वाइब्रेशंस या हमारी ही नेगेटिविटी या फ्रीक्वेंसी की मिसमैच रही है। क्षमा याचना करते ही वो मैच हो गई, उसके साथ में तालमेल बन गया, बीमारी ठीक हो गई, दर्द ठीक हो गया। इस हद तक काम कर सकता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव अफर्मेशंस। कीप मेकिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये एक बहुत बड़ा साइंस है अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करने का। हम लोग हमारे ध्यान के सेशंस में, मेडिटेशन के सेशंस में करवाते हैं ये पॉजिटिव अफर्मेशंस। कई नेगेटिव इंप्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मुझे भूलने की आदत है, आजकल मुझे याद नहीं रहता है। कुछ 1-2 बार ऐसा हुआ कि वो भूल गए। अब उन्होंने माइंड में बिठा लिया कि मुझे भूलने की आदत है। तो वो 10 लोगों को उन्होंने कहा आजकल थोड़ी भूलने की आदत पड़ गई है, थोड़ी आजकल भूलने की आदत ज्यादा हो गई है, छोटी छोटी चीज भूल जाता हूँ, वो चाबी कहीं रखता हूँ भूल जाता हूँ, उस दिन मैंने पेन कहीं रखा फिर मैं भूल गया, पैसे रखे भूल गए, भूलने की आदत पड़ गई है, क्या करूं, भूलने की आदत पड़ गई है, क्या करूं, भूलने की आदत पड़ गई है। ये क्या कर रहे हैं? ये अफर्मेशंस कर रहे हैं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को ये लग रहा है कि इनको अब भूलना अच्छा लग रहा है। तो उसको एक मैसेज आता है कि भाई साहब थोड़ी भूलने की आदत बढ़ाना मुझे। सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ठीक है, कल से 2 चीजें नहीं 4 चीजों को भूलवाऊंगा। अगले दिन फाइल भूल जाएगा, 5वें दिन कुछ भूल जाएगा, 2 महीने के बाद में पत्नी का बर्थडे भूल जाएगा, गया काम से। उस दिन तो खुद की एनिवर्सरी भूल जाएगा, गया काम से। अब शुरू लाइफ के साथ में द्वंद्व वार शुरू हो जाएगा। इसने अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दिया है कि मुझे भूलने की आदत पड़ गई और मुझे भूलना अच्छा लग रहा है। बच्चे आते हैं, क्या करें, हम पढ़ते हैं याद रहता है लेकिन एग्जाम हॉल में हम भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चों की कंप्लेंट्स है। या किसी को और किसी बात के लिए क्या करूं, छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता है। ये भी अफर्मेशन हो गया, ये भी नेगेटिव अफर्मेशन हो गया। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, क्या करूं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। अफर्मेशन कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि आजकल गुस्सा नहीं आता है, आजकल गुस्सा नहीं आता है, आजकल मैं हंसता रहता हूं, आजकल कितनी भी दुखदायी परिस्थितियों में हंसता रहता हूं। ये अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव अफर्मेशन कर रहे हैं। इस प्रकार के हजारों नेगेटिव अफर्मेशन हम करते हैं अनजाने में, और उसके रिजल्ट को हम भोगते हैं अपने जीवन में। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू कर दीजिए। जो जो आपकी कमी हो, गुस्सा आता है, आप अफर्मेशन कीजिए कि मैं आजकल शांत रहता हूं, मैं हरदम पीसफुल रहता हूं, मेरा पेशेंस लेवल बहुत बड़ा है। इस प्रकार पॉजिटिव अफर्मेशंस। भूलने की आदत पड़ रही है या आपको कहीं ऐसे इंस्टेंसेस मिले कि 2-4 बार आप कुछ चीजें भूल गए, अपने माइंड से कहिए आजकल मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो रही है, मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है।
खाली पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, फिर आप देखिए उसका कमाल। सबकॉन्शियस माइंड में पोटेंशियल बहुत है, वो हर चीज को रिवर्ट कर सकता है। मेडिकल साइंस तो यहां तक मानता है कि पॉजिटिव अफर्मेशन करने से कैंसर तक ठीक हुआ है, कैंसर तक। यूएस मेडिकल हिस्ट्री में कई केस स्टडीज रिकॉर्डेड हैं ये कि पॉजिटिव अफर्मेशन से कैंसर तक ठीक हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई है, किडनियां फेल हो गई वो काम करना शुरू कर दी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बीमारी को पैदा करने की भी शक्ति है और बीमारी को ठीक करने की भी शक्ति है। मेरे आजकल पेट में दर्द हो रहा है, कई दिन से पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया होगा, क्योंकि 3 महीने पहले किसी फ्रेंड ने कहा था कि मेरे पेट में दर्द हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2 महीने के बाद में टेस्टिंग कराया, डॉक्टर ने ये टेस्ट बताया वो टेस्ट बताया, बाद में कैंसर निकला। अब इसके भी पेट में दर्द हो रहा है, दिमाग वही जाएगा कैंसर तो नहीं है ना, मेरे कैंसर तो नहीं है ना, मेरे कैंसर तो नहीं है ना, टेस्टिंग कराना है, टेस्टिंग कराना है। अब ये कैंसर तो नहीं है ना, कैंसर तो नहीं है ना, माइंड में सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई साहब आप कैंसर ला लो, प्लीज मुझे कैंसर चाहिए। आप कैंसर ला लो। हाँ कैंसर ला लो, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, 2 मिनट का काम है। एक ट्यूमर क्रिएट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को 2 मिनट लगते हैं। रात को ट्यूमर नहीं है, सुबह ट्यूमर क्रिएट हो जा सकता है। अगर आप, चलिए किसी को अगर हिम्मत हो तो करके देख लो, ट्राई कर लेते हैं ना, उसमें क्या है तो। क्योंकि हिम्मत से करोगे तो फिर उसी हिम्मत से हम ठीक भी कर लेंगे। एक रात भर ये करते जाओ कि मेरे पेट में कैंसरस ट्यूमर है, मेरे पेट में कैंसरस ट्यूमर है, रात भर कीजिए और सोने से पहले टेस्टिंग करा लीजिए अपने एब्डोमेन का, अगले दिन करा लेना, गारंटीड। मैंने ऐसे कई लोगों को जो फ्रेश है, थके हुए, एकदम एनर्जेटिक है, हमने एक बार फ्रेंड्स मिलकर के, 4 फ्रेंड्स मिलकर के हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक आदमी होता था कभी भी एनर्जेटिक, हंसता हुआ, एकदम ऐसा लगता था कि इसमें एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है। हमको डिप्रेशन होता था उसके सामने, ये कैसे रहता है ऐसे एनर्जेटिक। हमने कहा इसको आज डी एनर्जाइज करके देखेंगे, ये साइंस का पता था मुझे, तो सबको गुस्सा आता था उसके बारे में कि ये कैसे हरदम एनर्जेटिक, हंसता हुआ, उछलता हुआ रहता है। मैंने कहा चलो आज तुमको एक साइंस बताता हूं, इसको डी एनर्जाइज करते हैं। मैं अभी इसी को यहां पर नीचे जमीन पर गिराऊंगा बिना हाथ लगाए। तो हमने क्या किया, 4 दोस्त थे, हम वहां खड़े हो गए। मैंने एक को भेजा, तुम जाओ उसके पास में, उसको जाकर के कहो, पहले तो मिलो, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करो, फिर इससे कहो कि क्या बात है आज तुम थोड़े सुस्त लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं ऐसे चेहरे से लग रहा था। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो एकदम ठीक हूं। नहीं देखो, रोज मैं कभी कहता हूं तुमसे, हरदम तो हम कहते हैं ना तुम बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन आज क्यों कह रहा हूं मैं, कुछ मुझे बदलाव दिखा इसलिए कह रहा हूं ना, कुछ है, कुछ बात तो है। कोई माइंड में टेंशन होगा, पत्नी से झगड़ा हुआ होगा, आज कुछ बात तो है, आज तुम थोड़े एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो, कम लग रहे हो। वो नहीं मानेगा, तुम आ जाना, वो बोल करके आ गया। अब दिमाग में घूमेगा तो सही थोड़ा बहुत, तो दूसरे को भेजा फिर हमने, वो भी गया। अरे यार, अरे कैसे हो, अरे क्या हुआ तुमको, आज तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ बैठ जाओ। बोला नहीं, अरे मैं तो रोज के जैसा, नहीं तुम बैठ जाओ, बैठ के बात करेंगे, अपन आराम से बात करेंगे। नहीं तुम बैठ जाओ, तुम ऐसे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत। अब 2 लोगों ने कह दिया, अब माइंड में अफर्मेशन शुरू हो गया। उसको बुला लिया, तीसरे को भेजा, बोला क्या हुआ तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ा हुआ है? बोला पीला पड़ा हुआ, हाँ। वो फोन निकाल करके उसमें मिरर निकाल के देखा, वो बोला हाँ यार ये आंख भी थोड़ी पीली दिख रही है। अब वो जो नहीं दिख रहा था उसे अब दिखने लग गया। चौथा आया तब तक तो वो जमीन पर ही पड़ा हुआ था। और इसका रिवर्स भी किया, दूसरा इंसान डल ऐसे आता था, कभी भी ऐसे जैसे कितना थका हुआ है, सुबह सुबह स्नान करके आया हुआ है, अच्छी नींद सोया लेकिन डल रहता है। उसको भी हमने रिवर्स करवाया से, आज क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, आज क्या बात है, एनर्जेटिक लग रहे हो, आज क्या बात है, कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ दिख रहा है। नहीं ऐसा क्या, जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। नहीं कुछ तो अच्छा है, या होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तुम्हारी आंखों में चमक दिख रही है, तुम्हारे शरीर से दिख रहा है, हाव भाव से दिख रहा है।
3 लोग गए, इतने में तो वो एकदम चेहरे पे ग्लो, एनर्जेटिक, एकदम रिवर्स। 5 मिनट का किस्सा बता रहा हूं मैं आपको, 5 मिनट में क्या हो सकता है। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस का कमाल है। ये सेल्फ अफर्मेशन कर सकते हो, लोग तो आपको करवाते हैं, और अक्सर हम लोग लोगों के अफर्मेशन लेकर के कर लेते हैं। किसी ने बोल दिया तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो अरे हाँ तबीयत ठीक नहीं है, आईने में जाके देखोगे थोड़ा ठीक नहीं है। हम लोगों के बातों पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब भी आपको लगे तबीयत ठीक नहीं है, इमीडिएट पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू कर दीजिए। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, मैं एकदम ठीक हूं, मैं मस्त हूं, इतना अच्छा लग रहा है आज, ऐसे लग रहा है उछलूं कूदूं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन कर दीजिए, 2 मिनट में आपकी थकान दूर हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। मेमोरी खराब है, उसकी पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, उसकी पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। आई बिकम ए वेरी गुड डिसीजन मेकर, आई बिकम ए वेरी गुड डिसीजन मेकर। रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसकी पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं, सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं। तबला नहीं बजा रहे हो, कहिए मैं तबला बहुत अच्छा बजाता हूं, तबला बहुत अच्छा बजाता हूं, बजाने लग जाओगे। मैं पहले गाना अच्छा नहीं गाता था, सही में नहीं गाता था, और पत्नी भी डांटती थी, प्लीज मेरे सामने मत गाया करो। बाथरूम में जाके गुनगुना लेता था, जैसे दूसरे 90% हस्बैंड करते हैं। ये बंसल जी तो बेचारे वो माउथ ऑर्गन भी बाथरूम में बजाते हैं वो। धीरे धीरे ये राशि जी का गाना सुन करके अंदर से एक आवाज आने लगी कि अपने भी गा सकते हैं। तो थोड़ी हिम्मत करके गाना शुरू किया, थोड़ा भाव बनाने लगा। करते 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 अच्छा, रीजनेबली अच्छा ही गाने लग गया। अब तो कई बार डिमांड भी आती है, गुरुजी वो गाना सुनाइए, गुरुजी वो गाना सुनाइए, आप अच्छा करते है ना। देखा, खाली खुश करने के लिए नहीं ना, क्योंकि वो भी हमने सिखाया हुआ है, किसी को अप्रिशिएट करा करो, खुश। दुनिया का सबसे भद्दा गाना गाता है तो भी कहा करो अच्छा गाते हो, और कह करके भाग जाओ वहां से, नहीं तो सुनाएगा बिठा करके। कई बार मुझे लोग कहते हैं आप अच्छा गाते हो, अच्छा सुनाऊं ये गाना। गुरुजी अगली बार थोड़ा जाना है कहीं, इतने तो समझदार अपने भी है। पॉजिटिव अफर्मेशन की बात हो रही थी, तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस करते जाइए, बहुत कुछ बदल सकता है। नेक्स्ट सीक्रेट है गिव एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। एक गिवर बनिए, टेकर मत बनिए, देने वाला बनिए कभी भी। जितनी खुशियां आप दूसरों को दोगे, कई गुना अधिक आपको प्राप्त होगी वो खुशियां। ये किसी भी चीज के देने का ये एक सीक्रेट है। दान दोगे, सेवा दोगे, किसी के चेहरे पे स्माइल दोगे, ऐसे 100 लोग होंगे जो आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, आपके लिए स्माइल ला करके देंगे, आपको चॉकलेट भेजेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। ये एक देने का एक बड़ा सीक्रेट है। डोंट बी ए टेकर, बी ए गिवर, ऑलवेज गिव ए गिवर। आपके पास कुछ हो नहीं हो, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है कि कोई पैसों से ही कुछ दिया जाता है। एक स्माइल तो किसी की अप्रिशिएट। मेरे एक मामा जी थे, 87 ईयर्स की उम्र थी, उनकी डेथ हो गई। रोज फोन करते थे मुझे, रोज फोन करते थे, 2 मिनट बात करते थे, 2 मिनट में हम लोग बहुत हंसते थे, फिर बोलते थे मैं फोन रख रहा हूं। मैंने कहा आपने फोन किस लिए किया? बोला इसीलिए किया, तेरे साथ में बात करके हंसने अच्छा लगता है। और कोई मतलब नहीं था उनका। उनको रोज इंतजार होता था कि मैं कब इनसे बात करूं, कब इससे बात करूं मैं। बस वो 2 मिनट बात करना, हंसना, खुश। मुझे भी इतनी प्रसन्नता होती थी कि एक कोई मेरे मामा जी मुझे फोन कर रहे हैं केवल 1-2 अच्छी बातें करने के लिए, हंसने के लिए। ये गिविंग का कितना एक महत्व है, गिविंग का कितना बड़ा महत्व है। ऑफर ग्रेटिट्यूड अगला सीक्रेट है। हमारे जीवन में कई लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। कई लोग सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं तो अपने बलबूते पे हैं, वो स्मार्ट हैं तो अपने बलबूते पे हैं।
वो सुख शांति से जी रहे हैं तो अपने बलबूते पे जी रहे हैं। अगर मैं सोच लूं कि मैं स्पिरिचुअल फील्ड में एनलाइटनमेंट प्राप्त किया या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तो अपने बलबूते पे किया, मैंने साधना की, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। ये मुझे ये पता है कि जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आज हूं, उसमें मेरे माता पिता का रोल है, मेरी पत्नी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरे बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, मेरे सास ससुर का कंट्रीब्यूशन है, मेरे कई रिलेटिव्स का कंट्रीब्यूशन है, मेरे गुरु का कंट्रीब्यूशन है। अगर इनका कंट्रीब्यूशन सबका एक साथ में नहीं होता तो हम जो हैं वो नहीं हो सकते थे। इतना भी कोई दिमाग में रख ले कि मेरे जो भी आज मैं हूं, मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है, उसका ग्रेटिट्यूड, उसका एक आभार हम दूसरों को देते जाएं तो आप हम्बल रहोगे। उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। फोकस आपको जो मिला है उस पर कीजिए, फोकस जो नहीं मिला है उस पर मत कीजिए, या जो कटुता मिल रही है या जो दुख मिल रहा है उस पर भी मत कीजिए। फोकस उस सुख पर ही कीजिए जो आपको मिल रहा है। कई लोग कई बातों के लिए दुखी होते हैं, हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता है। उनको जब बोला गया कि आप एक पेपर लेकर के बैठिए और एक तरफ ये लिखिए कि आपको क्या क्या मिला है, एक तरफ ये लिखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला है, जब वो लिस्ट बनाने के लिए बैठे, आप लोग तो प्रोग्राम में करते होंगे ये सब, जब वो लिस्ट बनाने बैठे हैं तो जो जो मिला है वो लिस्ट 100 गुना ज्यादा, जो नहीं मिला है उस लिस्ट से 100 गुना ज्यादा जो जो मिला है। फिर उनके सामने अगर नाम लिखने गए, ओ माय गॉड, जिन जिन से उनको कंप्लेंट्स थी, जिन जिन के साथ में कटुता थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, उन सब के नाम 10-10 बार आ गए कि इनसे मुझे ये मिला, इनसे मुझे ये मिला, इनसे मुझे ये मिला। जब लिस्ट बनाई तो क्लैरिटी हुई कि क्या क्या मिला वो कितना अधिक है, क्या क्या नहीं मिला उससे। तो मन में अपने आप एक आभार निकलने लग गया, ग्रेटिट्यूड ऑफर होने लग गया। इस प्रकार हमें जब जब दुख होता है, किसी से कंप्लेंट्स होती है, आप लिस्ट बनाइए, वो कंप्लेंट ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइन्थ सीक्रेट है मेडिटेट रेगुलरली। डेली बेसिस पर थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। हमारे ध्यान के सेशंस होते हैं तो वहां पर आ जाइए, और कहीं होते हैं वहां चले जाइए। और ज्यादा नहीं, ध्यान को भी लोग एक हिमालय पहाड़ के जैसे देखते हैं। ध्यान, अरे नहीं, मुझसे नहीं होता है, मुझसे ध्यान में नहीं बैठा जाता। उनको लगता है ध्यान में बैठना मतलब कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठना, इसलिए नहीं बैठना होता है। ध्यान में माइंड कई जगह जाता है, जहां जहां नहीं जाना चाहिए वहां तो जरूर जाएगा। जो 10-20 साल 25 साल पुरानी बातें जिसको भूल गए, ध्यान में वो सामने आती है तो और विचलित होते हैं वो, इसलिए ध्यान करने की इच्छा नहीं करती है। ध्यान अगर करना हो तो आप 1 मिनट का भी ध्यान कर सकते हो। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। 30 सेकंड का ध्यान कीजिए। 30 सेकंड तो किसका भी लग जाएगा, आप ऐसे ही आंख बंद करके बैठिए, 30 सेकंड तक कोई विचार नहीं आएगा, 1 मिनट तक कोई विचार नहीं आएगा, उसके बाद में विचार आने शुरू होंगे। आप 1 मिनट का ध्यान कीजिए, आधा मिनट का ध्यान कीजिए, 5 बार कीजिए दिन में 5 बार कीजिए। वो आपका आधा मिनट का, 1-1 मिनट का ध्यान 5 बार किया हुआ कंटिन्यूअस 5 घंटे ध्यान किए हुए के बराबर होगा उसका इन्फ्लुएंस। क्योंकि 5 बार 6 बार करोगे तो हर 2-3 घंटे से करोगे। हर 2-3 घंटे से करना ध्यान ज्यादा अच्छा है बनिस्पत की 1 सीटिंग में 2 घंटे करना, 1 सीटिंग में आधा घंटा करना। उससे ज्यादा हर 2-3 घंटे से 1-1 मिनट का ध्यान करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारा माइंड बाह्य वृत्ति में होता है, एक थॉट प्रोसेस में एंटेंगल्ड होता है, एंग्रॉस होता है। हर 1-2 घंटे से करेंगे तो वो थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने की एक आदत पड़ेगी, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अक्सर लोग थॉट प्रोसेस में एंग्रॉस होते रहते हैं, अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। एक लंबे ध्यान के बदले छोटे छोटे ध्यान, इस प्रकार शॉर्ट स्पेल के ध्यान कीजिए। और आखिरी है
यहाँ संसार में आने का एक उद्देश्य है, एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है। वो है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने स्वरूप को जानना। जो बड़े साधु संतों ने कहा, जो शास्त्र का निचोड़ कहता है कि आप आत्मा हो, आप उस ब्रह्म के अंश हो, आपका स्वरूप शुद्ध चेतना का है, निराकार है, आप नित्य हो, आप अमर हो, उस स्वरूप को जानना है। केवल संसार में ही उलझ के रहना नहीं है, केवल पैसा ही कमाना नहीं है, केवल समाज के लिए ही कुछ करना, समाज में ही रहना, वो नहीं है। वो शरीर है तब तक आप करते रहिए, परंतु बार बार आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में आने का उद्देश्य, मनुष्य योनि की प्राप्ति का उद्देश्य बहुत बड़ा है, वरना मनुष्य योनि की आपको प्राप्ति नहीं होती। अगर केवल और केवल संसार को भोगने का ही उद्देश्य होता तो हमसे ज्यादा तो वो एक कुत्ता गधा भोगता है संसार को। उसको न पैसे कमाने की चिंता, न रिलेशनशिप की चिंता, न वाइफ के बर्थडे को याद रखने की चिंता, न एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने की चिंता, न 31 दिसंबर या 1 जनवरी की चिंता। उसको तो कोई चिंता ही नहीं है। और जो चिंता मुक्त है वो संसार को ज्यादा अच्छा भोगता है। हमको तो हर चीज की चिंता। तो हमको जो मनुष्य योनि मिली है, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि जो मिली है, उसका बहुत बड़ा एक कारण है, ईश्वर का आशीर्वाद है। वो चाहता है कि हम हमारे स्वरूप को जाने, पहचाने। तो मरने से पहले, इस संसार से विदा होने से पहले एक संकल्प कर लें कि इस संसार से विदा होने से पहले मैं उस स्थिति को जानूंगा, मैं उस स्थिति को प्राप्त करूंगा। ये उद्देश्य की पूर्ति होगी ही होगी, इसी जन्म में होगी। एक संकल्प कर लीजिए। मैंने भी ये एक संकल्प किया था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं बिजनेस छोड़ करके आध्यात्मिक साधना करने लगा। मेरे पहले गुरु थे, 3-4 साल उनके सानिध्य में साधना की। फिर वो कहते थे कि मुझे 2-3 जन्म और लगेंगे मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि नहीं, मैं 2-3 जन्म का रिस्क नहीं ले सकता। किसी को पता नहीं अगले जन्म क्या होगा, कौन सी योनि मिलेगी, किन कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, ये हमको पता ही नहीं है। आज का जीवन तो मुझे कंजीनियल लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, हर तरफ से अनुकूल है। तो मेरे मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि जो भी आध्यात्मिक मार्ग की आखिरी मंजिल है, जिसे मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, एनलाइटनमेंट कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, ब्रह्म स्वरूप को, किसी भी नाम से जिन जिन को जो जो कहना है कहो, जो अल्टीमेट है, मुझे तो इसी जन्म में और बहुत जल्दी ही प्राप्ति करनी है। क्योंकि उसको प्राप्ति करके जो बाकी जीवन मुझे एंजॉय करना है, वो मैं मौका इस जन्म का नहीं छोड़ूंगा। एक माइंड में एक थॉट आया। गुरु कहता है कि उसे 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे। शिष्य के मन में आता है कि गुरु ले न ले वो उनके ऊपर है, मैं तो नहीं लूंगा। और ये कन्विक्शन, ये थॉट, ये विचार ऐसे एक ब्रह्मज्ञानी के पास ले गया, एक एनलाइटेंड सिद्ध पुरुष के पास ले गया, जो हमारे स्वामी जी हैं, जो हमारे आश्रम में एक ध्यानशाला में उनकी मूर्ति भी है। उनके पास सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, वरना हम उनको जानते नहीं। वो टैमिलियन, हम यहाँ पर जैन के परिवार में पैदा हुए, हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, कोई कॉमन फ्रेंड्स भी नहीं। किसी न किसी प्रकार से उनसे मिलना हुआ, कोइंसिडेंसेस हुआ, और जो मेरे मन में एक विचार का बीज बोया गया था, जो एक कन्विक्शन हो गया था कि मुझे इसी जन्म में अल्टीमेट को प्राप्त करना है, वो अगले 3-3.5 साल में वो पूर्ति भी हो गई उसकी। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है। ये चूंकि मेरे जीवन में ये फलित हुआ है, चूंकि इस स्थिति को मैंने उस कन्विक्शन के साथ में जोड़ा है, ये आपको एक विश्वास दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं। ये मैं शेयर केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए कि अगर संकल्प स्ट्रांग होगा किसी भी चीज का, तो उसकी पूर्ति होगी ही होगी। क्योंकि हमारे संकल्प की शक्ति जब ब्रह्मांड में जाती है, तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे संकल्प की पूर्ति में अपनी शक्तियां लगा देती है।
वो एक पिक्चर में भी वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कौन सी मूवी, ओम शांति ओम में, कि सारी कायनात जिसकी भी कोई इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो, सारी कायनात उसकी सहायता करती है, तो अगले जन्म में वो उसी को मिलता है जिसकी इच्छा उसने पूरे जन्म में की थी, तो वो फलित होता ही होता है। और ये सच है। ये पिक्चरों के डायलॉग भी ये सब हमारे आध्यात्मिक संतों की वाणियों से लिए गए हैं, ये शास्त्रों से लिए गए हैं। यद भावम तद भवति, ये वेदों का निचोड़ है, इसमें सारा का सारा रहस्य आ जाता है एक स्टेटमेंट में। तो इस बात को विश्वास रखिए कि आपका जन्म इस प्लेनेट पर, इस धरती पर बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये छोटे छोटे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। ये तो ऐसे ही मिल जाएंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, मकान बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, यही नहीं है उद्देश्य। बच्चों की शादियां कर लेंगे, उनके बच्चों की शादियां कर लेंगे, सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, अरे वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। 4-4, 10-10 पीढ़ियां पैदा हो जाएगी, उससे कोई मोक्ष मुक्ति थोड़ी मिलेगी, उससे आनंद थोड़ी मिलेगा। ये तो आप दुखों को और इनवाइट कर रहे हो। जितनी जनरेशन बढ़ेगी उतने दुख ज्यादा होने वाले हैं। एक जनरेशन ही दुख दे रही है तो इनटू मल्टीप्लाई करते जाइए। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जीवन अच्छे से जिए, व्यवहार में निपुणता लाएं, अपने बड़े उद्देश्य की ओर भी बढ़ें, संसार में अपने शरीर को छोड़ दें। ये शरीर संसार से मिला हुआ है, इसको संसार की सेवा करने दें। भीतर जो आत्मा है वो प्राप्ति हुई है परमात्मा से, उसको परमात्मा में लगा के रखें। संसार से शरीर मिला है, शरीर को संसार में लगा दें। आत्मा परमात्मा से मिली है, उसको परमात्मा में लगा दें। कल्याण होगा आपका। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन सेशंस गुरु जी, किसी का है कोई खास? आज टाइम हो गया, मे बी नेक्स्ट टाइम। तुमको कोई 100 रुपए दिया है क्या क्वेश्चन पूछने के लिए? There is a demand for that song to sing again by the Banji. That song is so motivating and so inspiring. Let us end this session with the same song, Ek Baar Phir. Please, Banji. चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए आ जाइए बहन जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बातें। यार हमको भी बोल सकते थे यार, हम वेरी नाइस, गुड चॉइस, गुड डिमांड, गुड रिक्वेस्ट। Very nice class. What a way to start this new year with this fantastic message. Very nice, very nice. There's a glow on your face, I can see that. अच्छा, 1 मिनट। I think you were the same person when you had come to Taj Mahal Abbots and you asked me, what is there in life? No one is interested in life. Why should life there be? Very and today I depressive. can see the difference in you. Very good, very good. Guruji's grace. Mother remembers the child. There is a transmission. Yeah, we can see that. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। आओ सत्संग में अपना ध्यान लगाएं, अपने
अपना भगवान बनाए। आओ सत्संग में अपना ध्यान लगाए, अपनी आत्मा को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा जीवन स्वर्ग बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा जीवन स्वर्ग बनाए। ब्रह्म ज्ञान है, गुरु ध्यान है, अब है नई कहानी। अब हिंदुस्तानी हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया ध्यान है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। ब्रह्म ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, अब है नई कहानी। हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी, हम पूर्णानंदी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम पूर्णानंदी, 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 हम पूर्णानंदी। ये भगवान कृष्ण के शंख की ध्वनि है और आज से आपने जो संकल्प लिया है, आपने एक युद्ध छेड़ दिया है कि हम अपने आप को बदलेंगे, हम व्यवहार में निपुण होंगे, हम सफलता प्राप्त करेंगे, हम एनलाइटेंड होंगे, हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसी जन्म में करेंगे। उसका ये संकेत है आज। और जो लोग इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है। मार्च में हम लोग सब ऋषिकेश जा रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग नहीं आए हैं वो तो जरूर आइए। 3 दिन आप हमारे साथ वहां रहिए। हम 24 घंटे साथ में रहते हैं वहां पर। उन 3 दिनों में आपका कल्याण होगा, कायाकल्प होगा। कई लोगों ने वहां ऋषिकेश में ही एनलाइटेंड के ग्लिप्सेस
को अनुभव किया है। वहां पर मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, आत्मा क्या होता है, वहां पर गंगा घाट के किनारे ध्यान में, सत्संग में उन्होंने अनुभव किया है। आप सबसे मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, 3 दिन आप हमें दीजिए, मैं आपको 3000 जन्मों का सुख दे सकता हूं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। इस संडे 3 जनवरी को हमारा मेडिटेशन सेशन रहेगा गुरुजी गुरु माँ के साथ। ये मेडिटेशन सेशन होटल आर प्लेस बंजारा हिल रोड नंबर 10 में रहेगा, होटल आर प्लेस। टाइमिंग सुबह 7:45 AM to 9 AM। इस मेडिटेशन सेशन में हम सारी नेगेटिविटी, अपने पास्ट इम्प्रेशंस और पूर्व जन्म के जो भी संचित कर्म है, ये सब हमें भस्म करने का मौका मिलेगा। हमें ये सिखाएंगे गुरुजी, और अपने आध्यात्मिक राह पर ही आगे बढ़ते हुए किस प्रकार अपने गोल्स को अचीव करें, ये भी हमें सिखाएंगे गुरुजी। तो अपनी लाइफ जो आपने नए सिरे से स्टार्ट की है, इसे और भी सुंदर बनाते हुए ये आपको एक और मौका मिल रहा है। तो आप सभी आमंत्रित हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी लेके आए कि वह भी अपनी लाइफ इतनी ही सुंदर बना सकें। 3 जनवरी कमिंग संडे को ये सेशन रहेगा, मेडिटेशन सेशन। और इस साल मार्च में हम, जैसे कि आप जानते हैं, ऋषिकेश रिट्रीट जा रहे हैं। उसके डेट्स हैं मार्च 11th, 12th और 13th। इसके लिए और जानकारी के लिए इस रिट्रीट की आप प्रवीण जी से संपर्क कर सकते हैं बाहर, और रूम्स की बुकिंग भी अभी से आप कर सकते हैं। और अपने फोन, जो जिनके पास गुरुजी के ये पैम्पलेट्स नहीं पहुंचे हैं 10 कमेंडमेंट्स के, वो भी प्रवीण जी के पास से ये पैम्पलेट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और गुरुजी के ये सत्संग के प्रोग्राम्स के कोई अपडेट्स के लिए कि कब और कहाँ होते हैं, आप अपने फोन नंबर्स प्रवीण जी के पास लिखवा सकते हैं, सो दैट आपको मोबाइल पर SMS द्वारा हम आपको अपडेट कर सकें। थैंक यू। गुरुदेव के और गुरु माँ के पग पंकज की रज मेरे माथे पे तिलक लगाते हुए, आपको शरण वंदना करते हुए, आप सभी को शुभकामनाएं नूतन वर्ष की देते हुए, एक गुरुदेव के नाम मुक्तक। खुशियों से मेरी नहीं थी पहचान कुछ, खुशियां नाम की चीज क्या है मुझे नहीं पता, आज आपके दर्शन करके मुझे एहसास हुआ कि खुशियां की नाम चीज क्या है। खुशियों से मेरी नहीं थी पहचान कुछ, आनंद से परिचय आप ही ने तो कराया, आपके दर्शन देख के परमात्मा के दर्शन हो गए आज। आनंद से परिचय आप ही ने तो कराया, छू दिया है मेरी हृदय की धड़कनों को तुमने, छू दिया है मेरी हृदय की धड़कनों को आपने, गीतों का अंकुर तुम्ही ने तो गाया। ये जो कुछ बोल रहा हूं, ये कुछ गीत के बोल, कुछ शब्द आपको देख करके तो बोल रहा हूं मैं। गीतों का अंकुर तुम्ही ने तो गाया, मुख मन को स्वर दिया है बस आप ही ने, ये क्षण जीवन भर भूलेंगे नहीं, ये एहसान जीवन भर भूलेंगे नहीं, और ये नूतन वर्ष 2016 का वर्ष कभी भूलेंगे नहीं। धन्यवाद। मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूंगी आज न्यू ईयर के लिए। जो आज गुरुजी ने ये 10 पॉइंट्स लिए हैं, 10 कमांडमेंट्स, ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये सब गुरु स्वामी जी ने मेरे से करवाया है, क्योंकि मेरा व्यवहार उतना परफेक्ट नहीं था। तो हर बार उनका व्यवहार देख के मैं बार बार पूछती थी, व्यवहार इतना परफेक्ट क्यों होना चाहिए, व्यवहार इतना परफेक्ट क्यों होना चाहिए। तो हंस देते थे,
लेकिन उनको वॉच करते करते मेरे में ज्ञान देते देते जो चेंजेस आए, ये 10 कमांडमेंट्स पे टिट फॉर टैट नहीं करना, फॉरबेयर, फॉरगिव, कोई गलत नहीं है, और एंड में जो एनलाइटनमेंट मिला वो गुरु कृपा से ही मिला। तो मैं साक्षात आप लोग के सामने बैठी हूँ जो एकदम आप लोग के जैसे ऑर्डिनरी थी, लेकिन गुरु कृपा से जो ये 10 कमांडमेंट्स ने मैंने फॉलो किए, उसके बाद एनलाइटनमेंट भी उसके कारण ही मिला। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. One more point. Today he had requested, please can I know your name? Daya Sagar. That day when he met me in Taj Mahal, he was so dejected with life कि क्यों जीना है, और मेरे मुंह से एक ही बात उस टाइम, मैं बोली इतनी खुशी है, इतना अच्छा है ये संसार, हर चीज देखो आप, हर चीज में खूबसूरती है, हर चीज में इतना लाइफ है, लव है। और आज उनके चेहरे पे जो देख रही हूँ, और जो उन्होंने गाना पूछा है कि छोड़ो कल की बातें, तो उनमें वो खुशी का फव्वारा शुरू हो गया है।